तो मैं इसमें आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथी अवीक साहा को। अवीक साहा जो कि कानूनविद भी हैं, खुद वकील हैं, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, स्वराज अभियान के जनरल सेक्रेटरी अवीक भाई कलकत्ता से जुड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा जब हमने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का आंखों देखा हाल सुनाया था तो महाभारत के संजय की भूमिका अवीक भाई की थी। तो अवीक भाई स्वागत है आपका। हम ओवरव्यू देना चाह रहे थे इस सारी बातचीत का। तो हम बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ 2 अलग अलग मुकदमे सरकार अचानक ले आई है। पहला मुकदमा है जो उनकी 2 ट्वीट्स के बारे में है, जो 26 और 29 जून को उन्होंने 27 और 29 27 एंड 29 जून को उन्होंने 2 ट्वीट्स किए हैं, उसके बारे में मुकदमा है। और दूसरा मुकदमा जो है वो बहुत पुराना है। 2009 का जो इंटरव्यू उन्होंने तहलका मैगजीन को दिया था उसके बारे में मुकदमा है। वो मुकदमा तब शुरू भी हुआ था, 2012 तक उसकी सुनवाई हुई थी, फिर उसके बाद अचानक रुक गया था, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उसको भी ले आया गया। तो शुरू में जो सवाल थे वो मैं जस्ट दोहरा देता हूं अगर आपको उसमें कोई ऐड करना हो तो। जैसे ही ये केस आया कई लीगल क्वेश्चंस उठे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा हुआ है कि इस टाइम सिर्फ अर्जेंट और बहुत लार्जर सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन सुने जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्वेश्चन नहीं सुन रहा है, जो इस वक्त सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, कश्मीर की चैलेंज को नहीं सुन रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इस सवाल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कि वो जो पिटीशन थी, इतनी हास्यास्पद पिटीशन, बिल्कुल इट वाज ए जोक ऑफ ए पिटीशन, उसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कैसे कर रहा है? ये तो कोई सेशन कोर्ट में भी जाती, वहां भी फेंक देता कोई उसको। क्वेश्चन नंबर 3, इस पिटीशन को दायर करने से पहले जो अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेनी चाहिए, जो ट्वीट वाली थी पिटीशन, वो उनकी परमिशन क्यों नहीं ली गई? क्वेश्चन नंबर 4 कि ये दोनों के दोनों केसेस जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने क्यों लगे, जबकि जस्टिस अरुण मिश्रा और प्रशांत जी का एक हिस्ट्री है। प्रशांत जी जस्टिस अरुण मिश्रा के कुछ ऐसे कंडक्ट पे 2 बार टिप्पणी कर चुके हैं जो प्रशांत जी के हिसाब से एक जुडिशरी के लिए, एक जज के लिए उचित कंडक्ट नहीं था। और जस्टिस मिश्रा कोर्ट में 2-3 बार प्रशांत भूषण को लगभग धमकाने की शैली में बोल चुके थे, तुम कंटेम्प्ट कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ऐसा क्यों आया? ये 3 सवाल थे जिससे सारी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन अवीक भाई मैं चाहता हूं कि अब आप सिस्टमेटिकली हम जाएं एक एक केस के बारे में, क्या था, क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 5-7 दिन से सारी चर्चा अब ट्वीट वाले मामले पे चल रही है। दूसरे केस को हम भूल गए, दूसरे केस को हम तहलका इंटरव्यू केस कहेंगे और इस वाले को ट्वीट केस कहेंगे। तो तहलका इंटरव्यू केस एग्जैक्टली कहां खड़ा है, क्योंकि हम भूल गए हैं, और उसकी भी तो अभी आने वाली है 25 को, उसकी भी तो हियरिंग होने वाली है। तो तहलका ट्वीट के तहलका इंटरव्यू केस 2009 वाला इस वक्त कहां खड़ा है, पिछले 1 महीने में क्या हुआ है उसमें? योगेंद्र जी, कहां खड़ा है का जवाब बहुत साधारण, सिंपल है। लास्ट टाइम इसका जब हियरिंग हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ, हमें लग रहा है इस केस में कुछ बुनियादी प्रश्न हैं जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, और उनकी तरफ से 2 सुझाव आया कि ये इश्यूज फ्रेम हो सकता है, और उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि इसको एक लार्जर बेंच, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, 5 जज या उससे अधिक जज होते हैं उस बेंच में, उसमें रेफर करने का, ऐसा हमें तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि ऐसा वो करेंगे। उन्होंने उस दिन ये भी कहा था शांति भूषण जी को और राजीव धवन जी को कि आपकी तरफ से भी इश्यूज जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रेफर होना चाहिए, इसको हम इश्यूज कहते हैं कानूनी भाषा में, वो इश्यूज आप भी सजेशन दे और उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो जहां तक भाषा में कहूं तो मामला थोड़ा सा टल रहा है उस वाले केस के अंदर, ऐसा हो रहा है, और वी कैन नॉट बी श्योर। मैं टल रहा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, उसमें समझ ज्यादा बन रही है, मैं ये कहना चाहूंगा
कि प्रशांत जी का 2009 से आज 2020 तक वो जो तहलका इंटरव्यू केस चला है, उसमें 2012 के बीच से करीब वो केस ड्रॉप हुआ। उसके बाद जब केस शुरू हुआ और आज तक 17 चीफ जस्टिस हुए हैं। जो वो केस को अंतिम बार सुने थे जस्टिस अल्तमस कबीर, वो बाद में खुद ही चीफ जस्टिस बने थे, और कोई भी चीफ जस्टिस इस बीच में इस केस को उठाने की जरूरत नहीं समझे। अब बात यह भी है कि उस केस में कुछ गंभीर तथ्य के साथ प्रशांत जी ने आरोप लगाया था। उनका ये नहीं कहना था कि मेरे हिसाब से, मुझे तो लगता है ये जज जो है वो कोई अन्याय काम किए हैं। उन्होंने बिल्कुल जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है ऐसा इंफॉर्मेशन लगा के ये उन्होंने कहा। एब्सोल्युटली, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं सब लोगों के लिए। देखिए, सबके मन में आता है कि प्रशांत भूषण ने क्या कह दिया यार, ये कह दिया कि आधे जज बेईमान है। बताओ, ऐसी भी कोई बात कहने की होती है? ये हल्की बात नहीं थी। प्रशांत भूषण ने उसके बाद एफिडेविट दिए हैं, और आप खुद वो एफिडेविट पढ़ना चाहें तो स्वराज अभियान की वेबसाइट पे जाइए, swarajabhiyan.org। उसमें प्रशांत भूषण के 3 एफिडेविट है, पढ़े हुए हैं आप। खासतौर पे एफिडेविट नंबर 2 जो है उसको पढ़िएगा। प्रशांत भूषण ने एक एक चीफ जस्टिस का नाम लिया है, 8 चीफ जस्टिस के कुल मिला के नाम लिए हैं। उनके बारे में बहुत डिटेल्ड एविडेंस दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्यों गलत किया, और पूरे प्रमाण के साथ, मतलब हल्के मामले नहीं है, पूरे प्रमाण के साथ दिए हैं। शायद ये वो वजह है अजीत अभीक भाई जिसकी वजह से कोई भी इसको छूने से डरता है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसके अंदर हाथ दिया तो पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा और क्या कुछ हो जाएगा। कुछ ये मामला है। मुझे वकील होने के नाते मुझे यही लगता है कि वो पिटीशन जो है, उस कार्रवाई में जितने पिटीशन प्रशांत जी ने फाइल किया, वो इतना घातक है कि उसको छूने से सुप्रीम कोर्ट को अपने आप गंगा स्नान करना पड़ेगा। उसमें सचमुच ऐसा एविडेंस है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, और मैं जो कह रहा था कि 11 साल केस चला है, आज तक एक भी ऑर्डर नहीं हुआ कि चलो इंटरनल कमिटी इसको इन्वेस्टिगेट कर ले कि प्रशांत जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो ये जो कमी है, पिछले दिनों जो ऑर्डर हुआ इस केस में, वो 2 बातें हैं कि एक, कि कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आरोप उठाना है और आरोप लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, उसका प्रोसीजर क्या है। आज किसी के पास, मैं 30 साल लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं, कोई प्रोसीजर मालूम नहीं। आप एफिडेविट करके बताएंगे तो मेरे पास लखनऊ बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, वो हमारे सिटिंग जज जस्टिस चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों है, उनका जजमेंट है। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे एफिडेविट फाइल नहीं करना चाहिए। क्या आप ट्वीट करेंगे? तो अभी मिश्रा जी बोल रहे हैं आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए। क्या आप कोर्ट में मेंशन करेंगे? कोर्ट में मेंशन करने से कोई सबूत नहीं रहता है। आपने कहा, हवा में बात उड़ गई। तो कोई प्रोसेस जो नहीं है, ये प्रोसेस क्या होगा जजों के खिलाफ आरोप का, वो एक इशू है। और दूसरा इशू, तो ये जो मैं सिर्फ कह रहा था कि देखिए, जो ये तहलका इंटरव्यू वाला केस 2009 का केस है, शुरू हुआ तो लगा कि पहले दिन ही, जब पहली हियरिंग ही हुई तो लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसी दिन ही प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन से उन्होंने, जज साहब ने कहा, याद है वही वाला केस है जिसमें उन्होंने प्रोसीडिंग्स को म्यूट करवा दिया, कहा कि मैं वकील से फोन पे बात करूंगा। तो मिश्रा जी धवन से फोन पर बात कर रहे थे और मुख्यतः कह रहे थे कि भाई तुम प्रशांत भूषण को कहो कि माफी दे दे, माफी मांग ले तो हम केस को बंद कर देंगे। वहां पे प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार किया, तो फिर मामला आगे बढ़ा। लेकिन जब आगे बढ़ा तो कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पांव खींच लिए। सच बात ये अवीक भाई कि मेरी उम्मीद थी कि ये केस सुना जाएगा। मैंने लिखा भी था कहते हुए कि आई वांट दिस केस टू बी हर्ड। ये जो पूरी एविडेंस है कहीं तो सामने आए, कुछ तो देश में चर्चा हो कि भाई क्या क्या चीजें हुई हैं इस देश के अंदर। और लोगों के मन में ये जो इंप्रेशन है कि प्रशांत भूषण पता नहीं कुछ कुछ बोल देते हैं, लक्ष्मण रेखा को लांघ देते हैं। लक्ष्मण रेखा किसने लांघी थी, देश को पता तो लगना चाहिए। तो ये, मगर आपकी बात से लगता है कि ऐसी सुनवाई अभी होने वाली नहीं है। अब कुछ ज्यादा हायर प्रिंस, क्योंकि वहां पे जस्टिस मिश्रा ने कहा कि नहीं, मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं इस सिद्धांत पे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या आप किसी भी जज को करप्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। और प्रशांत भूषण ने जो करप्शन के एविडेंस दिए थे उस पे उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं करना चाहते। क्या ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो गलत है। लेकिन आज के दिन ये कई बार ये बात उठी है, कई कोर्टों के सामने उठी है कि प्रोसेस क्या होगा
जजेस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्योंकि उसमें हमारे संविधान में कोई स्पष्ट तरीका दी हुई नहीं है। तो मैं अंग्रेजी में ये कहता हूँ ना, जजेस जज जजेस, तो उसमें समझ में नहीं आता आरोपी कौन है, विचार कौन कर रहा है, उसका पद्धति क्या है। तो ये सब एक बार के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट पॉसिबल बेंच, जो एडीएम जबलपुर के समय हुआ था, उतना बड़ा बेंच बैठे, क्योंकि ये जुडिशियरी का इंटरनल क्लैरिटी, इंटरनल क्लेंजिंग की मामला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सब जनता के लिए सुप्रीम कोर्ट तो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से कम नहीं है, हमारे संविधान का मंदिर है वो। तो उसके ऊपर आरोप ऐसे हल्के से लगना नहीं चाहिए, और लगे तो उसकी तहकीकात जो है वो संपूर्ण ऐसे पद्धति से होना चाहिए जो लोगों को पता चले, कोई गुप्त तरीके से नहीं हो कि कोई जज किसी के कान में फुसफुसा के बता रहा है कि तुम इसको बैठ जाओ। बात यह है ना योगेंद्र जी कि जजेस के बारे में, करप्शन के बारे में कम से कम लीगल कम्युनिटी में हर शाम को चर्चा होती है जी। हर कोर्ट की जजेस, हर शहर की जजेस, लॉयर्स इसके ऊपर चर्चा करती है। लेकिन इसको खोल के और एक प्रोसेस बना के काम जो करना जरूरी है, वो इस वक्त का समय का बुलावा है ये, और तो ये होना चाहिए है कि इस केस से ये एक बड़ा फायदा हो सकता है कि आखिर इस देश में कोई एक प्रोसेस बन जाए कि भाई जजेस के बारे में, जजेस के अगर किसी को महसूस होता है कि करप्शन है, जो कि चर्चा कानाफूसी में रोज कॉरिडोर्स में हुआ करती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, कानाफूसी की बजाय देयर शुड बी ए क्लियर प्रोसेस बन सकती है। लेकिन इसका मतलब ऑपरेटिवली ये भी है अविक भाई कि ये मामला अभी इस पे फैसला अगले 5-10 दिनों में नहीं आने वाला। ये जो पहले सब कहो था कि ये 2009 के इस केस को उठाया जा रहा है और देखना 2 सितंबर से पहले फैसला आ जाएगा। 2 सितंबर बड़ी क्रिटिकल डेट बन गई है, तो 2 सितंबर से पहला इस केस में नहीं आने वाला फैसला जी। ये बेंच जो अरुण मिश्रा जी हेड कर रहे हैं, इसका रवैया देख के तो लग रहा था, ओरिजिनली इनका सोच ये था कि इसको जल्दी जल्दी निपटा दे और प्रशांत भूषण को सजा करवा दे। लेकिन बात यह है, जो संवैधानिक बात उठ गई है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने केस को ले जाना है। एक, ये कोरोना में वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बैठना नहीं चाहिए जी। दो, इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सिर्फ प्रशांत जी या श्याम दीवान जी या दुष्यंत दवे जी आर्गू करे इसके ऊपर नहीं है। देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को इस पर राय रखना चाहिए। दे शुड हैव द राइट टू एड्रेस द कोर्ट, and the court should be a very large court hearing this most important issue. So ये तो कोरोना काल के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करेंगे, तभी इसकी सुनवाई होगी। आपकी बात क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल बीच में स्नैग हो गया था, मैं कह रहा था कि इसका मतलब है कि 24th को जब ये मामला आना है, पर अब कल पता लगा है कि 24th नहीं, अब 25th को आ रहा है ये, तो उसमें आपको लगता है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि कोर्ट कहेगा कि हम इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं, तो अभी ना इसका फैसला होगा ना कोई पनिशमेंट होगा, तो इसमें ऑर्डर नहीं आने वाला, पनिशमेंट अभी नहीं होने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे चला जाएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे गया तो फिर कई महीने का मामला है, कुछ इमीडिएट इसके अंदर नहीं होने वाला, ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है जी। और कोर्ट ने अपना मन तो बता ही दिया है ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे रेफर करना चाहिए। उन्होंने खुद ही क्वेश्चन दोनों फ्रेम किया है, तो इसका मतलब हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन फ्रेम करना और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजना दोनों एक ही चीज है। मैं वकील नहीं हूं इसलिए पूछ रहा हूं, क्वेश्चन फ्रेम करके वो खुद भी तो आंसर कर सकते हैं उसका। जी, उन्होंने ये नहीं कहा स्पष्ट रूप में कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए, वो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के विषय में क्वेश्चन होगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में एक डिसीजन लेंगे, वो 3 जज सुप्रीम कोर्ट का बैठ के कानूनन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली लार्जर बेंच चाहिए। तो ये कॉमन सेंस बात है। सो फॉर द टाइम बीइंग इस मामले को अभी हम भूल जाएं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट देगी, फिर वो वापस आएगा, फिर प्रशांत भूषण के गिल्ट के बारे में चर्चा होगी, उसके लाइट में वो प्रिंसिपल जो बनेंगे उसकी लाइट में बाद में तय होगा कि प्रशांत भूषण को अपराधी घोषित किया जाए न किया जाए, उनकी एविडेंस पे विचार किया जाए न किया जाए, सारे फैसले बाद में होंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन, जो सबसे इस वक्त जो सबसे हॉट है, जो 2 ट्वीट वाला, जो ओरिजिनली मैंने सोचा था वो हल्का मुकदमा है, लेकिन वो जरा ज्यादा भारी हो गया है इस वक्त। 2 ट्वीट वाला मुकदमा,
जिसके अंदर शुरू हुआ और उसमें एक दिन सुनवाई हुई। दुष्यंत दवे ने अपनी बात रखी। बात रखने के दौरान उन्होंने काफी कड़वे सवाल भी पूछे और उसके सुनवाई पूरी होने के बाद 14 तारीख को कोर्ट ने सीधा जजमेंट सुना दिया। एक बार हियरिंग और उसके बाद जजमेंट। क्या नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी से चीजें हो जाती हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, स्पेशली बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें और लेंथी हियरिंग होना चाहिए था। और सबको याद होगा कि शांति भूषण जी, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और बहुत बड़ा वकील है, उन्होंने बार बार कहा था इस तरह की इंपॉर्टेंट केस को आपको इस तरह वर्चुअली वीडियो के ऊपर इसका हियरिंग नहीं करनी चाहिए। उसके जवाब में कोर्ट के तरफ से काफी तथ्य आ गए कि हम 15,000 केसेस इस पीरियड में किए हैं, इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर हमने इतना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, तो हम तो इसको कर सकते हैं। बात यह है मुझे कि थोड़ा सा इसमें हैरानी की बात लगी क्योंकि आप बता रहे हैं 14 अगस्त का जजमेंट आया कोर्ट का। तो प्रशांत भूषण 27 तारीख को ट्वीट करते हैं इसके बारे में। 27 जून को कोर्ट 14 अगस्त को जजमेंट देता है और जजमेंट देते हुए कोर्ट 5 अगस्त तक के स्टैटिस्टिक्स बताता है कि हमने क्या क्या काम किए। मेरी मोटी बुद्धि बताती है कि अगर ट्वीट उन्होंने 27 जून को किया तो रेलेवेंट फैक्ट ये है कि 27 जून तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी किया हो, उसका क्या रेलेवेंस है? मुझे समझ नहीं आया। आप वकील हैं, आपको पता होगा। जी, इस तरह की उटपटांग बातें हैं। ये कोर्ट की जो जैसे ये कोर्ट चल रही है मिश्रा जी का नेतृत्व में, ही इज द प्रिसाइडिंग जज, ये बहुत ही चिंतक बात है। ये आपको व्याकुल करता है, आपको सोच में डालता है कि ये हो क्या रहा है। और ये कोई हम सवाल नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही अपने ऊपर जो है ना सवाल की तीर जो है वो ला रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्या हड़बड़ी है? क्या अरुण मिश्रा जी रिटायर हो जाएंगे तो प्रशांत जी का कंटेम्प्ट सुनने वाला आज के दिन 30 जजों में सुप्रीम कोर्ट में और कोई नहीं बचेगा? यदि ऐसा बात है तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा तो फिर प्रशांत जी ने शायद कंटेम्प्ट किया ही नहीं। यदि मिश्रा जी के अलावा और कोई नहीं समझता है कि प्रशांत जी कंटेम्प्ट किया और मिश्रा जी रिटायर होने से उनको सजा नहीं होगा, तो बहुत बड़ा सवाल है कि गलत आदमी केस तो नहीं सुन रहा है और इनका रिटायरमेंट के पहले केस को निपटाने की जो प्रयास हो रहा है, ये गलत काम तो नहीं हो रहा है। ये एक, मैं कह रहा हूं, ये कॉमन सेंसिकल सवाल है। इतना जिसको कहते हैं अनहोली हरी, ये बात हियरिंग थी कि वहां जस्टिस गवई ने पूछा कि आप ऐसा, जस्टिस गवई ने प्रशांत भूषण के वकील से पूछा कि आप ऐसा कहीं इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि आप जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस केस का फैसला चाहते हैं? और उन्होंने पलट के पूछा कि सर आप ऐसा कहीं ऐसा इंप्रेशन तो नहीं दे रहे कि इस केस का फैसला हो ना हो जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने से पहले ही हो जाएगा? इस तरह का कुछ वार्तालाप हुआ था, जो बहुत ऑड है। नॉर्मली कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें हुआ नहीं करती, ये बातें पीछे से कानाफूसी के अंदर हुआ करती हैं। लेकिन इस बार कई बातें हुई जो कोर्ट के, मेरे को तो अच्छा ही लगा वो बातें जो पीछे होती हैं उसके बजाय खुल के हुई। जैसे पिछली बार दवे साहब ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि एक खास जज को नाम लेके उन्होंने कहा कि उन्हें, जस्टिस नरीमन को, कोई भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केस क्यों नहीं दिया जाता। इन चीजों पे बात हुई। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दिन रात होती हैं, ये बातें खुल के हो रही हैं। मुझे एक और चीज इंपॉर्टेंट लगी उस जजमेंट में। 14 तारीख का जजमेंट आया था, लंबा सा जजमेंट है, 109 पेज का जजमेंट। तो अब उसमें 2 ट्वीट हैं। एक ट्वीट के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अच्छे से चीरफाड़ करता है, कहता है कि इसके फैक्ट सही नहीं हैं, हमने तो इतने ज्यादा केसेस सुने हैं, आपने कैसे कहा कि कोर्ट लॉकडाउन में है। वो स्टैटिस्टिक्स देता है और कहता है कि प्रशांत भूषण झूठ बोल रहे थे। चलिए, कोर्ट का मानना है, वैसे अगस्त के स्टैटिस्टिक्स देने का कोई मतलब नहीं था, पर चलिए, कोर्ट को सच और झूठ में इंटरेस्ट है इसके अंदर कि ये ट्वीट सच्ची थी कि झूठी थी। कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है मोटरसाइकिल वाले ट्वीट। लेकिन जो दूसरा ट्वीट है 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, जहां प्रशांत भूषण कहते हैं अगर कोई इतिहासकार लिखेगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और खास तौर पे जो 4 जजेस की भूमिका है उसके बारे में टिप्पणी करेगा। प्रशांत भूषण ने इन चारों जजेस के बारे में लंबा लिखा था। प्रशांत भूषण ने भी 134 पेज का एफिडेविट दिया था
और इन चारों जजेस की पूरी डिटेल लिखी थी कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि इन चारे जजेस ने जो काम किया वो इस देश की डेमोक्रेसी को नष्ट करने का काम था। और प्रशांत भूषण ने कहा कि ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात बहुत लोग कह रहे हैं, उन लोगों की कोटेशंस दी थी, बाकी सब लोगों ने क्या कहा, अखबार क्या कह रहे थे, एडिटोरियल क्या लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे थे, प्रशांत भूषण ने वो सब किया। ऑर्डर में इसका कहीं जवाब ही नहीं। तो दो ट्वीट हैं, एक ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट है, दूसरे ट्वीट के सच झूठ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे तो बड़ा ऑड लगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पिछला दिन जब हियरिंग हो रहा था तब प्रशांत जी के वकील ये बात उठाए कि हमने जो इतना लंबा एफिडेविट दिया इसका जिक्र तो ऑर्डर में होना चाहिए। प्रोसेस यही है, जब कोई भी जज ऑर्डर पास करता है, पक्ष ने क्या कहा उसको समरी देते हैं, प्रतिपक्ष ने क्या कहा उसका समरी देते हैं, कोर्ट को क्या लगता है उसका समरी देते हैं, और उसके बाद वो ऑपरेशनल जो ऑर्डर है उनका वो पास करते हैं। ये बहुत दुनिया भर में स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ऑर्डर का। तो सवाल ये था कि हमने जो कहा वो आपके ऑर्डर में 109 पन्ने में कहीं पर उसका स्थान क्यों नहीं हुआ। तो जस्टिस गवाई ने कहा कि हमें तो दुष्यंत दवे जी ने कहा कि इस एफिडेविट का जो है आपको पूरा देखना नहीं है, आप एक अंश को ही देखिए। मतलब जो पन्ने में जजेस के चिट्ठे खोले गए थे उसको कोर्ट को नहीं देखने के लिए दुष्यंत दवे जी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, ऐसा जस्टिस गवाई ने कहा। तो डॉक्टर राजीव धवन ने तुरंत खड़ा हो गया और कहा कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इन पन्नों में इतने बेइज्जत करने वाली बात है, मैं इसको पढ़ के सुनाता नहीं हूं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हमारे एफिडेविट को आप दो टुकड़े में बांट लीजिए, एक टुकड़े को उठा के फेंक दीजिए और दूसरे के ऊपर आप जजमेंट दीजिए। ऐसा हमारा आग्रह नहीं था। और अगर ऐसा होता तो एफिडेविट में लिखा ही क्यों जाता। एफिडेविट में सारी प्रशांत भूषण ने चारों जजेस की पूरी डिटेल दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट को मिनिमली इतना तो करना चाहिए था ना कि प्रशांत भूषण ने जज ए के बारे में ये कहा है, जस्टिस मिश्रा के बारे में ये कहा है, जस्टिस केयर के बारे में ये कहा है, और ये बात इसलिए झूठी है, बता दीजिए क्यों झूठी है वो सारी बातें, बताते तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो गया सर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें कोई ऐतराज नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कोई ऐतराज नहीं है, आप पूरा एफिडेविट को कर सकते हैं, हमको क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा समझ था कि आपने उस पोर्शन को देखने के लिए मना किया था। तो डॉक्टर दीवान ने फिर उस पोर्शन को पढ़ना शुरू किया कि फिर आप सुन लीजिए, अभी आप सेंटेंस करने वाले हैं, हमको सजा देने वाले हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। और वो पढ़ने लगे तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सब मत पढ़िए हमारे सामने, ये सब मत बोलिए, इसमें जाना जरूरी है। और रिक्वेस्ट किया लगभग कि ये मत कोर्ट के सामने लाइए, ये बात कोर्ट के सामने आप प्रकाश में ना बोलिए, क्योंकि वहां वही ट्विटर, लाइव लॉ और कई संगठनों का लोग बैठे हैं जो ट्वीट करेंगे शब्द तो सब एक एक जजों के बारे में। तो बात यह है कि हम तो अन्याय किए हैं जिसके बारे में एफिडेविट फाइल हो चुका है, लेकिन उसको ना हम हमारे ऑर्डर में लाने देंगे, ना हम आपको कोर्ट में बोलने देंगे। ये है जस्टिस मिश्रा का बेंच का रवैया। और ये जो बात से एक बड़ी बात मुझे ध्यान आई कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल 20 तारीख की कार्रवाई में जो दो बड़ी बातें हुई, एक जो प्रशांत जी वाली बात हुई, उस पर तो हम अभी आएंगे, दूसरी बहुत बड़ी बात कि देश का अटॉर्नी जनरल इस विषय पे अपनी राय देना चाहता था और उसको राय देने से रोका जा रहा था। क्या हुआ एग्जैक्टली आप बताइए। वेणुगोपाल जी को नोटिस मिला था और शुरू से एक कंफ्यूजन चल रहा है कि कोर्ट कौन सी पिटीशन के ऊपर ये कार्रवाई कर रही है। कोर्ट का कहना था कि हम तो सुओ मोटो माने खुद अपने केस अपने खुद संज्ञान में लिए हैं, लेकिन उसका पहले एक एडवोकेट का एक पिटीशन भी था उस कोर्ट में, और कानून ये कहता है कि कोई भी किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेगा तो उसका अनुमति एडवोकेट जनरल या हमारे सुप्रीम कोर्ट में हो तो अटॉर्नी जनरल से लेना पड़ेगा, और ऐसा कोई अनुमति था नहीं। तो शुरू से बात ये चल रही थी। खैर उस दिन की सुनवाई में वेणुगोपाल जी को नोटिस हुआ और वो आके बैठे कोर्ट में, और वेणुगोपाल जी इतना तर्क वितर्क बातचीत हो रहा है और कोर्ट एक बार भी नहीं पूछ रहा है वेणुगोपाल जी को। फिर एक बात मुझे याद है कि राजीव धवन जी का लिंक टूट गया
वीडियो का। तो फिर कोर्ट सिर्फ ये पूछता है वेणुगोपाल जी को कि आपको लगता है कि हमें इनको कुछ समय देना चाहिए, और वो मौका मिला तो वेणुगोपाल जी ने कहा कि हाँ, उनको तो समय आपको देना चाहिए। और फिर वेणुगोपाल जी ने कहा कि इनको आपको सजा ही नहीं देना चाहिए। फिर वेणुगोपाल जी कहने लगे कि मेरे पास 9 जजों का लिस्ट है, और इतने में मिश्रा जी उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, आप और मत बोलिए। मेरे प्रैक्टिसिंग करियर में मैंने किसी कोर्ट को इस तरह का बिहेवियर करते हुए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल से नहीं देखा कि आपकी बात हम नहीं सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की बात सुन के आप ना माने, वो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके अधिकार है, आप जज है, लेकिन वेणुगोपाल जी को बोलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद और एक हादसा हुई, जो ऑर्डर आया शाम को काफी देर, 2 बजे के पहले 1:30 बजे हियरिंग खत्म हो गई थी, ऑर्डर आती है 6, 6:30 बजे। तो उसमें वेणुगोपाल जी का नाम भी नहीं है कि वो कोर्ट में थे, अपीयर किए थे, अपने वक्तव्य रखे थे। फिर नेक्स्ट डे जाके उसको करेक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडी हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम के साथ। अगर हम मान के चलें कि एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी शायद नहीं आने वाली, कम से कम ऐसा प्रशांत जी के उस दिन के व्यवहार से, कहने से, बयान से, और पिछले 25-30 साल से लोगों ने जो प्रशांत भूषण को देखा है उससे लगता है कि ऐसा तो नहीं होने वाला। तो ऐसे में कोर्ट उन्हें कुछ भी सजा दे सकता है उस दिन, या उसके बाद भी मामला टल सकता है। आपको लगता है 2 सितंबर से आगे जा सकता है मामला? 2 सितंबर से आगे तो जाना ही होगा इस मामले को, क्योंकि कंटेम्प्ट क्या होता है, जजेस के बारे में कैसा क्रिटिसिज्म करना होता है, उसका तरीका क्या है, वही तो विचार करना है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। उसका पहले आप सजा दे दिए। वो तो तहलका इंटरव्यू वाला मामला है। ये जो ट्वीट वाले मामले में प्रशांत भूषण को क्या सजा दी जाएगी, ये क्या 2 सितंबर से आगे जा सकता है या उससे पहले निपटाया ही जाएगा? कई तरह की चीज हो सकती है। 25 तारीख को कोर्ट उनको सजा देके उस सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है कि सजा आपको सुना दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, आपका ये सजा है, लेकिन सजा तभी लागू होगा जब वो दूसरा केस का सुनवाई खत्म होगा। और इसका जिक्र हियरिंग के समय अरुण मिश्रा जी ने खुद ही किया था। उन्होंने खुद भी कहा था कि हम आपको सस्पेंडेड जो देंगे ताकि आप अपना रिव्यू एग्जॉस्ट कर लीजिए, जब आपका रिव्यू पूरा हो जाएगा उसके बाद ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। जी। तो क्योंकि कंटेम्प्ट का पनिशमेंट जो है उसमें कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, वो एक लार्जर कॉज के लिए होता है। वो जज अपने गुस्सा होकर जब उसको ऑर्डर कंटेम्प्ट के लिए पनिश नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस तरह का सस्पेंडेड सेंटेंस करना ही नहीं चाहिए। खैर, वो सेंटेंस देके उसको सस्पेंड करके रख सकते हैं और लार्जर क्वेश्चन को खुला रखेंगे। बट वो जितना ये सब काम करेंगे उतना उनका ऑर्डर का लीगल इन्फॉर्मिटी सामने आ जाएगा, जिसके काफी चीजें हमने आज डिस्कस किया। मैं यही सोच रहा था कि 21 तारीख को, 21 जुलाई को जब पहली बार ये सब खबर आई, तब सुप्रीम कोर्ट की जो भी साख थी, जितनी भी थी, हर एक की अलग अलग राय हो सकती है कितनी थी, जितनी भी साख थी सुप्रीम कोर्ट की आज से 1 महीना पहले 21 जुलाई को, पिछले 1 महीना में वो तो कम हुई। तो प्रशांत भूषण ने कोर्ट की मानहानि की है या नहीं है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से इस मुकदमों की सुनवाई हुई है और जिस तरह से ये मामला पूरे देश के सामने आया है, उससे जरूर कोर्ट की मानहानि हुई है, ऐसा कम से कम मुझे महसूस होता है। कोर्ट के ऐसे एक व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में, जो कि कोर्ट का सम्मान करता है, जो समझता है कि न्याय का मंदिर है, जिस कोर्ट में बहुत बड़े बड़े अच्छे फैसले भी हुए हैं, जिस कोर्ट ने इस देश के संविधान की रक्षा के लिए कई बार बहुत बड़े काम किए हैं, उस कोर्ट में ये सब होता है देख के बड़ा अजीब लगता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसकी रक्षा के लिए तमाम लोग खड़े हुए हैं। हमने अटॉर्नी जनरल साहब का जिक्र किया जो कि खड़े हुए कोर्ट के अंदर बोला, उन्होंने, मुझे अच्छा लगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी, उन्होंने कल इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि अरे भाई, ऐसे कोर्ट कैसे कर सकता है, कोर्ट को फिर चाहिए कि प्रशांत भूषण को पूरा सुने, पूरा आप उसके पूरे आरोपों को सुनिए, उसकी लंबी सुनवाई कीजिए, जांच कीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। तमाम सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस, मेरे ख्याल में 8-9 फॉर्मर जजेस ने स्टेटमेंट साइन किए हैं, हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, 12 जजेस 12 जजेस ने साइन किए हैं,
हजारों वकीलों ने साइन किए हैं और देश भर में हर तरह का संगठन, हर तरह के लोग आए हैं कहने के लिए। तो एक तरह से ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी शुरू हो गई है, एक तरह से ये लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बन गया है और प्रशांत भूषण उस लोकतंत्र की रक्षा के प्रतीक बन गए हैं। ये बहुत बड़ा बहुत कुछ बड़ी चीज हो रही है। किसी ने कहा कि अंधेरा आकाश में जो अंधेरा था उसमें प्रशांत भूषण ने अपनी नैतिकता के बल्लम से एक छेद कर दिया है और उससे कुछ आकाश में कुछ रोशनी आनी शुरू हो गई है। बहुत बड़ी बदलाव हो रहे हैं। अगले हफ्ते में जो कुछ होगा हमें पता लगेगा और उसके बाद ही हम कुछ फैसला कर पाएंगे। लेकिन